जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले क्लास में अपने पहले चैप्टर जैव प्रकर्म के पोषण को खत्म कर दिया। तो ठीक आज के क्लास में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, जो कि जैव प्रकर्म का ही एक हिस्सा है, जो कि श्वसन है। और श्वसन माने सांस लेना, सांस को छोड़ना, ये क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो आखिर इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे, श्वसन से क्या होता है, किस प्रकार से हमें एनर्जी मिलती है, किस प्रकार से क्या होता है नहीं होता है, वो सब एक एक चीज को हम समझने का प्रयास आज के क्लास में करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे, पढ़ रहे होंगे, एक एक चीज को नोट डाउन कर लिए होंगे और पहला चैप्टर को आप फिनिश कर लिए होंगे। तो चलिए श्री राम का नाम लेकर अपने क्लास को हम शुरू करते हैं, क्योंकि श्री राम सभी का बेड़ा पार करते हैं और हमारा भी बेड़ा को पार जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं श्वसन के चैप्टर को, श्वसन को समझने का अच्छे से प्रयास करते हैं। तो हम लिखते हैं श्वसन को और श्वसन को समझेंगे। तो यह श्वसन क्या है? श्वसन सांस लेना छोड़ना ही तो श्वसन है। लेकिन एक चीज समझना, थोड़ा सा बात को समझना, आखिर ये श्वसन होता क्या है, इसके बाद हम आगे चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझना। हम खाना खाएं, खाना खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त हुआ, तो क्या बालक सिर्फ खाना खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? अब सांस लेना छोड़ दो तो देखो तो ऊर्जा तुमको प्राप्त होता है कि नहीं होता है? 15-20 मिनट, आधा घंटा नहीं रखोगे, खत्म होके कहीं भूल जाओगे, ऊपर चले जाओगे। तो खाना जितना हमें जरूरी है उतना हमें श्वसन भी जरूरी है। मतलब अगर हम पचा हुआ भोज्य पदार्थ की बात करें, जो हमारे पेट में खाना पच चुका है, उसे पचने के लिए भी श्वसन की उतना ही आवश्यकता है, उसे ऑक्सीजन की उतना ही आवश्यकता है जितना हमें श्वसन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो एक चीज याद रखना, हम लोग कुछ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें, हमारे पास श्वसन है, तो सांस लेने के संक्रम में भी हमें ऊर्जा मिलती है, श्वसन में भी हमें ऊर्जा मिलती है। यहाँ तक कि भोजन को पचाने में भी ऑक्सीजन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं? श्वसन की मदद से लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आज के चैप्टर में हम पूरे श्वसन के बारे में डिस्कस करेंगे, श्वसन को जानने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, हमारे पास पचा हुआ भोजन जो होता है, पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ होता है, उससे ऊर्जा का उत्पादन भोजन के अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। बालक, ऑक्सीकरण क्या होता है भैया? ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग कुछ खाना खाते हैं, अभी श्वसन के बारे में नहीं समझ रहे, श्वसन के बारे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पुशअप कर रहे हैं, श्वसन की ओर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। श्वसन का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझने से पहले हम कुछ समझते हैं। हम लोग कुछ खाना खाते हैं, हमारे भोज्य पदार्थ, हम जो भोज्य पदार्थ करने का मतलब जो खाने योग्य खाना है, जो हमारा खाने योग्य खाना है, खा लिए, खाने के बाद वो खाना क्या करता है? पचता है। तो पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ है, पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ हम देखते हैं, तो पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ है उसमें ऊर्जा का उत्पादन, मतलब पचा हुआ भोज्य पदार्थ, जैसे हम खाना खाएं, खाना पच गया, खाना पचने के बाद वो खाना से हमको क्या मिलती है? उस खाना से हमें क्या मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है। तो खाना से ऊर्जा का जो उत्पादन है, भोजन के अणु का, इसका जो एक एक अणु होगा, छोटा छोटा कण होगा, उसके ऑक्सीकरण होने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भैया ये ऑक्सीकरण है क्या? पहले आप समझाइए, इतना तो हम समझे। मतलब इस खाना को खाए, खाना खाने के बाद वो खाना पचा, उस पचे हुए खाने से हमको ऊर्जा मिल रही है। पचे हुए खाने से ऊर्जा कैसे मिल रही है? तो भोजन जो है, भोजन का जो अणु है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है भैया। तो ऑक्सीकरण से हमको क्या मिल रही है? हमें ऊर्जा मिल रही है। तो ऊर्जा हमें कैसे मिल रही है? तो ऊर्जा हमको पचा हुआ भोजन के, भोज्य पदार्थ के पचने से, उसके अणुओं के ऑक्सीकरण होने से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो ये ऑक्सीकरण क्या? पहले भैया इसको हमको समझाइए। ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खाना का विघटन होना, पचे हुए भोजन का विघटन होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में भोजन के अणुओं का टूटना ही क्या कहलाती है? वो ऑक्सीकरण कहलाती है। तो अगर हम एक एक चीज को समझ में आ रहा है आपको, क्या कहें, क्या कहें हम? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब शायद आपको समझ में आया होगा, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खाना का टूटना। मतलब क्या? पचा हुआ खाना को
पचा हुआ खाना से हमको ऊर्जा प्राप्त करवाना है तो ऑक्सीकरण का उतना ही आवश्यकता है, मतलब ऑक्सीजन का उतना ही आवश्यकता है, मतलब क्या शोषण का उतना ही आवश्यकता है। समझ में आया कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? तो मतलब क्या कि अब एक एक चीज को लिखिएगा, एक एक चीज को लिखने का प्रयास करिएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ाया, अभी ये पढ़ाया कि लिखिएगा पचे हुए भोज्य पदार्थ, पचे हुए भोज्य पदार्थ, जो हमारा पचा हुआ भोज्य पदार्थ है, पचे हुए भोज्य पदार्थ में ऊर्जा का उत्पादन, में ऊर्जा का उत्पादन, पचे हुए भोज्य पदार्थ में ऊर्जा का उत्पादन। अगर हम बात करें तो पचे हुए भोज्य पदार्थ में ऊर्जा का उत्पादन भोजन के अणुओं, भोजन के अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है, भोजन के ऑक्सीकरण, भोजन के अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। तो यहां तक आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मतलब क्या, हम लोग कुछ खाना खाएं, खाना खाने के बाद वो खाना पचा, उस पचा हुआ खाना से हमको ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? तो ऊर्जा वैसे प्राप्त होता है जैसे ही हम खाना खाएं तो वो खाना क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से टूटता है, और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जैसे टूटता है वो खाना हमको क्या करने लगता है, ऊर्जा देने लगता है। बस उसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक चीज को समझना, पोषण प्रक्रम के दौरान, मतलब हम लोग जब पोषण के प्रोसेस को, लाइफ मतलब न्यूट्रिशन के प्रोसेस को, पोषण के प्रोसेस को समझ रहे हैं, तो उस समय हम लोग कुछ भी चीज को ग्रहण कर रहे थे, ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिका में होता है। इससे किसी को समझना थोड़ा सा, इस चीज को समझो। हम लोग कोई चीज खाएं, जैसे सपोज हम लोग कोई भी चीज खाएं, मान लो सेब खाते हैं या खाना ही खाते हैं, तो खाना जैसे ही हम खाएं तो खाना खाने के बाद हमारा शरीर पचाया, पचाने के बाद एक एक कोशिका तक वो खाना पहुंचा, और उसी कोशिका से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस चीज को याद रखना है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कोशिका से होती है। जैसा कि एक सवाल हर एक बच्चा के मन में याद रहता है, वो सवाल क्या है? तो वो सवाल है भैया कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इज नॉन एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में है, कोशिका में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा हमको कहां से मिलती है? तो ऊर्जा हमें मिलती है कोशिका से। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विघटन, मतलब एक चीज समझना, ऊर्जा हमको चाहिए, ऊर्जा हमको चाहिए, हमारे शरीर को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा हमको मिलता कैसे, इस चीज को समझना। ऊर्जा हमको चाहिए तो ऊर्जा चाहने के लिए कोशिका में जो होता है, कोशिका में उसका विघटन होता है। कोशिका में किसका विघटन होता है? तो कोशिका में हमें, याद रखना, कोशिका में हमारा भोज्य पदार्थ से जो हमें मतलब भोज्य पदार्थ से जो हमें पोषण मिलता है, उस पोषण का क्या होता है? विघटन होता है। और उस पोषण का जब विघटन होता है तो पोषण का विघटन होने के बाद हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसलिए हम, जो हमें ऊर्जा मिलती है उसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस चीज को याद रखना थोड़ा सा। तो फिर से एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ, फिर से समझाना चाहता हूँ। पोषण प्रक्रम के दौरान हम कोई भी खाना को खाते हैं, पोषण प्रक्रम के दौरान जैसे ही हम कोई खाना को खाएं तो हमें ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? तो हमें ऊर्जा कोशिका से प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि खाना, एक एक खाना कोशिका क्या कर लेती है? संचित करती है, और वहां से क्या करती है? हमें हमें ऊर्जा देने का सहायता करती है। तो ठीक उसी प्रकार आगे बात करें तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका में भोजन का विघटन होता है। मतलब अगर हम बात करें तो लिखिएगा आप लोग थोड़ा थोड़ा, ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या बात किए? ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा का उत्पादन के लिए कोशिका में, कोशिका में, कोशिका में भोजन का विघटन होता है। इसका विघटन होता है, भोजन का विघटन होता है। विघटन का मतलब क्या होता है भैया? विघटन का मतलब होता है टूटना।
तो ऊर्जा का उत्पादन के लिए कोशिका में किसका विघटन होता है? भोजन का विघटन होता है। और भोजन का विघटन कहां पर होता है? कोशिका में होता है। और किसके प्रेजेंस में होता है भैया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम सांस लेंगे तभी उसका विघटन होगा, अगर सांस नहीं लेंगे तो विघटन नहीं होगा, क्योंकि सांस के द्वारा ही ना हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। तो एक कोशिका को सांस की बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा को संचारित करना है। तो अब समझ में आया हम सांस, हमारे कोशिका को सांस की क्यों जरूरी है, हमारे कोशिका को भोजन की क्यों जरूरी है। इसलिए हम भोजन करेंगे, हम लोग का भोजन तब तक नहीं पचेगा जब तक हम ऑक्सीजन को नहीं लेंगे। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि हमारे कोशिका में ही भोज्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन होता है। और कोशिका भोज्य पदार्थ का विघटन तभी करता है जब उसके पास ऑक्सीजन मौजूद होता है। और जैसे ही उसके पास ऑक्सीजन आता है वो भोजन का क्या कर देता है? विघटन होता है, विघटन कर देता है। भोजन का विघटन जैसे ही करता है तो भोजन का विघटन होने के साथ हमें क्या मिलती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद कोशिका क्या करती है? भोजन का विघटन करती है। मतलब हम सांस लिए तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस हमारा सांस लेने पर डिपेंडेंट है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जिसको अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फिर से एक बार हम इस पूरा इसको यहां तक दोहराते हैं। देखिए, पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ है उससे ऊर्जा का उत्पादन भोजन के अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। तो मतलब हम जो भी चीज खाते हैं, खाना खाने के बाद पचता है। अब पचता कैसे है? तो भोजन का जो अणु है, भोजन का अणु का विघटन होता है। भोजन का अणु का विघटन होता है। भोजन का अणु का विघटन किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस में होता है? तक हम सांस नहीं लेंगे क्या भोजन का विघटन होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब इसे क्या कोशिकीय श्वसन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? कोशिकीय श्वसन करते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। पचा हुआ भोज्य पदार्थ से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा। मतलब यहाँ से विघटन हो गया तो विघटन होने के बाद हमको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। तो पचा हुआ भोजन यह ऊर्जा का उत्पादन होती है। और ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो ऑक्सीकरण के द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सिंपल बात है। तो याद रखना, भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण जो होता है दो परिस्थितियों में होता है। भोजन के अणु का ऑक्सीकरण दो परिस्थिति में होता है। भैया ई का बता रहे हैं, ये है क्या आखिर? हम यहाँ पर क्या बोले? यहाँ पर बोले पचा हुआ भोज्य पदार्थ ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऊर्जा का उत्पादन तो सब जाता है, हम लोग जो खाएं पचाएं वो खाना हमको ऊर्जा देती है। लेकिन ऊर्जा कैसे देती है? तो भोजन के अणुओं का क्या होता है? विघटन होता है। विघटन कहां पर होता है? तो कोशिका में होता है। कोशिका में किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद भोजन के अणुओं का विघटन होता है कोशिका में। जब तक सांस नहीं लेंगे तो हमारा खाना टूटेगा नहीं, हमारा खाना टूटेगा नहीं तो खाना पचेगा नहीं, खाना पचेगा नहीं तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है। तो अगर हम इसी तरह से बात करें तो भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण, अगर हम बात करें क्या? अगर हम बात करते हैं भोजन के अणुओं का विघटन, अगर हम जैसा कि आपके सामने अभी मैंने दोहराया, फिर से मैं दोहराता हूं। भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण जो होता है, मतलब भोजन का अणु का ऑक्सीकरण, मतलब भोजन का अणु टूटता है किसके संपर्क में? ऑक्सीजन के संपर्क में टूटता है। तो ये दो परिस्थिति में होता है। भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण जो होता है दो परिस्थिति में होता है। तो आप लोग लिखिएगा, भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण, का ऑक्सीकरण कितने परिस्थिति में होता है? दो परिस्थिति में होता है। अगर हम पहला परिस्थिति की बात करें तो याद रखिएगा, पहला परिस्थिति को कहते हैं हम अवायवीय श्वसन। क्या कहते हैं हम लोग? अवायवीय श्वसन कहते हैं। और दूसरे परिस्थिति को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। तो अवायवीय श्वसन कहते हैं, अवायवीय श्वसन। और दूसरे परिस्थिति की परिकल्पना करें तो दूसरा परिस्थिति को हम कहते हैं वायवीय श्वसन। अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक। और इसे कहते हैं एरोबिक। क्या कहते हैं? इसे एरोबिक कहते हैं। तो बालक यहां तक आप लोग को समझने में आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखो भैया, ई का बता दिया आप दो परिस्थिति में।
अच्छा, दो परिस्थिति में अगर हम बात करते हैं तो दो परिस्थिति में भोजन का अणु का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कहने का मतलब भोजन का अणु का विघटन होता है। अब भोजन का अणु का विघटन दो परिस्थिति में होता है, तब अवायवीय और वायवीय में हम उसको बांटते हैं। अवायवीय का मतलब क्या होता है? अवायवीय का मतलब होता है जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। O2 क्या होता है? अनुपस्थित होता है। O2 जब अनुपस्थित होता है तब अवायवीय शोषण कहलाता है। और वायवीय शोषण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन जब मौजूद होता है, ऑक्सीजन जब उपस्थित होता है तब उसे क्या कहते हैं? उसे हम वायवीय शोषण कहते हैं। तो यहां तक अगर हम बात करें अनुपस्थित और उपस्थित में, उपस्थित में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय शोषण कहलाती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण कहलाती है। तो भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण दो प्रकार से होता है। वो दो प्रकार कौन कौन सा है? एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिसे हम अवायवीय शोषण कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिसे हम वायवीय शोषण कहते हैं। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दो उपस्थिति है हमारे पास, तो याद रखना है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो भोजन का अणु का विघटन होता है वो कम मात्रा में होता है। भोजन का अणु का विघटन जो होता है वो कम मात्रा में होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह कहना चाह रहे हैं कि भोजन के अणु का भोजन के अणु का विघटन जो होता है वो कम मात्रा में होता है। तो अगर भोजन का अणु कम टूटेगा तो एनर्जी हमको ज्यादा मिलेगा क्या? एनर्जी हमको ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या? हमें ऊर्जा क्या मिलेगी? हमें ऊर्जा ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी? तो ऊर्जा भी कम मिलेगी। तो भोजन का अणु ज्यादा टूटेगा तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, भोजन का अणु का विघटन कम मात्रा में होगा तो ऊर्जा हमें कम मिलेगी। क्यों हमें भोजन का अणु यहाँ पर विघटन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ अनुपस्थित है, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर भोजन का अणु ज्यादा नहीं टूट पा रहा है। और सेम अगर इसके बात करें तो इसका वाइसे वर्सा मतलब इसका उल्टा यहाँ पर हमें ऊर्जा ज्यादा मिलती है। अब हमें ऊर्जा यहाँ पर ज्यादा क्यों मिलती है? क्यों मिलती है भाई ऊर्जा यहाँ ज्यादा? क्योंकि यहाँ पर भोजन का जो अगर हम बात करते हैं तो भोजन का विघटन यहाँ पर क्या होता है? ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो हम अगर शोषण के उन सभी प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ तक आप क्या देखें? यहाँ पर हम ये देखें, फिर से हम इसको रिवीजन एक बार करें तो हम जो खाना खाएं, खाना खाने के बाद वो खाना पचता है, खाना जो पचता है उससे ऊर्जा मिलती है, लेकिन ऊर्जा कब मिलती है? जब वो खाना टूटता है। वो खाना कब टूटता है? जब उसे ऑक्सीजन मिलती है। और वो खाना कहां पर टूटता है? तो कोशिका में टूटती है। जब तक कोशिका में खाना नहीं जाएगी वो खाना टूटेगी नहीं, और जब तक हम सांस नहीं लेंगे तब तक वो खाना टूटेगी नहीं, और हमें ऑक्सीजन, और अब जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक हमें खाना का पाचन नहीं होगा, खाना का पाचन नहीं होगा, तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। और उसी पाचन के आधार पर भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण क्या होता है? दो परिस्थिति का परिकल्पना करते हैं। वो परिस्थिति क्या है? अवायवीय शोषण, एक होता है वायवीय शोषण। अवायवीय शोषण की बात करें तो ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, और वायवीय शोषण की बात करें तो ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। अवायवीय शोषण की बात करें तो भोजन का अणु का विघटन कम मात्रा में होती है, और वायवीय शोषण की बात करें तो भोजन का विघटन जो होता है ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए ऊर्जा हमें इसमें क्या होती है? ज्यादा मिलती है। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीज को आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर चलते हैं और समझते हैं। अब अगर हम मोटा मोटी तौर पर शोषण को समझने के लिए तैयार हो चुके हैं, शोषण क्या था क्या नहीं है, अब मोटा मोटी तौर पर आप समझने के लिए तैयार हो चुके हैं शोषण को। अब अपने अपने कॉपी में आप लोग शोषण के परिभाषा को लिखिएगा, और शोषण की परिभाषा को पहले समझिएगा। अगर हम बात करें, शोषण टोटल प्रोसेस है, जितना प्रक्रिया हम बात किए अभी तक, जिस प्रक्रिया की अभी आप परिकल्पना किए जस्ट पीछे, उस टोटल प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो वो टोटल प्रक्रिया जिससे हमें ऊर्जा का, हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। मतलब अगर शोषण बहुत ही बड़ा टर्म है, अगर शोषण ना रहे तो हमें खाना खाने का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। हम खाना खाएं नहीं खाएं, अगर हमारे पास सांस सही से हमारे शरीर में नहीं जा रहा है तो हम खाना को पचा नहीं सकते हैं, तो हमारा पचेगा नहीं, तो हमें एनर्जी मिलेगा नहीं, हमें ऊर्जा मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब अगर हम शोषण की बात करें तो वह सभी प्रक्रिया वह सभी प्रक्रिया वह सभी प्रक्रिया जिस
जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं। तो या आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अब चलिए, अच्छा, ऊर्जा का उत्पादन जैसा कि हम लोग देखें कोशिका में होता है। जैसा कि हम लोग देखें ऊर्जा का उत्पादन कहां पर होता है, तो ऊर्जा का उत्पादन जैसा कि हम लोग देखें, एक मिनट, हाँ, तो जैसा कि हम लोग यहां पर देखें कि ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो कोशिका में होता है। तो ये ऊर्जा करती क्या है भैया? ऊर्जा आती कहां से है, ऊर्जा होती कैसे है, ऊर्जा बनती कैसे है, ये सब चीज हमको समझाइए। तो आप समझो थोड़ा सा। ऊर्जा का उत्पादन हमारे कोशिका से होती है। अगर कोशिका ना हो तो अगर कोशिका हमारे शरीर में, जैसे सपोज भगवान हमारे शरीर में कोशिका ना बनाते तो शायद खाना का पाचन कहीं और होता, खाना का विघटन कहीं और होता, खाना का विघटन होने के बाद ऑक्सीजन उसके संपर्क में कहीं और मिलता और ऊर्जा हमें कहीं और से प्राप्त होती। तो इसका मतलब अगर कोशिका है तो उसका फायदा उठाया जाए। तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा का उत्पादन ऊर्जा का उत्पादन जो है कहां होती है, तो कोशिका में होती है। और कोशिका में ऐसा क्या होता है जो ऊर्जा का उत्पादन होती है, तो इस चीज को समझिएगा। हमारे पास जो खाना पच के पहुंचता है, इस चीज को याद रखना है। हम लोग कठिन से कठिन जो भोज्य पदार्थ है उसको डाइजेस्ट करते हैं और सरल बनाते हैं। समझ में आ रहा है? डाइजेशन, जैसा कि पाचन तंत्र को हमने समझा, पाचन तंत्र का काम क्या है? पाचन तंत्र का काम यह है कि बड़ा से बड़ा जो भोज्य पदार्थ होता है उसका विघटन करके उसे छोटे छोटे भोज्य पदार्थ में क्या कर देना, चेंज कर देना। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो पाचन तंत्र के अनुसार, पाचन जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या किया था, बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं उसको सरल पदार्थ में हमने चेंज कर दिया था। तो अब कोशिका में जो पदार्थ पहुंचेगा वो कैसा होगा? वो बड़ा पदार्थ होगा कि सरल पदार्थ होगा? तो वो सरल पदार्थ होगा। तो इसका मतलब कोशिका में होता क्या है, तो याद रखना, कोशिका में सरल पदार्थ का विघटन होता है। सरल पदार्थ, अगर हम बात करें तो सरल पदार्थ या सरल भोज्य पदार्थ जो होता है, जैसे कि ग्लूकोज, यहां पर कोशिका में ग्लूकोज का ही विघटन होता है। और विशेष परिस्थिति में अगर हम बात करें, विशेष परिस्थिति आप लोग कॉपी में लिखिएगा, विशेष परिस्थिति में एमिनो अम्ल का भी होता है, एमिनो अम्ल का। लेकिन ज्यादातर यहां पर जो हमें खाना से ग्लूकोज मिला वो ग्लूकोज कहां चली जाती है? वो ग्लूकोज चली जाती है आपके कोशिका में। वो ग्लूकोज कहां चली गई? कोशिका में चली गई। और वो ग्लूकोज का विघटन कहां पर होता है? तो कोशिका में होता है। और किसके प्रेजेंस में? तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जब तक सांस नहीं लेंगे तो ग्लूकोज का विघटन नहीं होगा। तो सरल पदार्थ का क्या होता है यहां पर? तो सरल पदार्थ का विघटन होता है। सरल पदार्थ का क्या होता है? विघटन होता है। अच्छा, सरल पदार्थ का जब विघटन होता है तो क्या होता है? सरल पदार्थ का विघटन होने के समय ग्लूकोज का जो बंधन होता है, जिस बंधन के तहत ग्लूकोज एक दूसरे से, ग्लूकोज का एक एक अणु, जैसे C6H12O6 जिस प्रकार से एक एक अणु से जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार से एक एक अणु जो है CH और ऑक्सीजन जिस प्रकार से एक एक अणु से जुड़ा हुआ है, उस अणु का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। मतलब क्या होता है? बंधन टूटता है। ये बंधन क्या हो जाती है? टूट जाती है। तो बंधन जो होती है टूट जाती है। बंधन कैसे टूटती है? ऊर्जा का उत्पादन कोशिका में होता है। अगर हम बात करें ऊर्जा का उत्पादन कहां पर होता है, तो ऊर्जा का उत्पादन कोशिका में होता है। कोशिका में क्या होता है? सरल पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज का विघटन होता है। ग्लूकोज का विघटन क्या मतलब? ग्लूकोज का बंधन टूटता है। और याद रखना, जैसे ही इसका बंधन टूटता है इसमें बहुत खतरनाक तरह का ऊर्जा निकलता है। और वो जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा संचित होती है। वो ऊर्जा संचित होती है, याद रखना। और ये जो ऊर्जा संचित होती है वो किस रूप में होती है? तो एटीपी के रूप में संचित होती है। और वही एटीपी हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है।
एटीपी क्या है? एक मानक है। किसका मानक है? तो ऊर्जा का मानक है। हमारे शरीर में कोशिका के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसका मानक है एटीपी। हमें 1 एटीपी ऊर्जा मिली, हमें 2 एटीपी ऊर्जा मिली, हमें 3 एटीपी ऊर्जा मिली। और ऊर्जा मिलती कैसी है? तो ग्लूकोज का विघटन होता है, बंधन टूटता है, बंधन टूटने के बाद खतरनाक तरह का रासायनिक गैस उत्पन्न होता है। वही गैस से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और वो ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी की बात करें तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। तो यहां तक आप लोग को कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं हो रही होगी। तो आशा करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एटीपी जो होता है, एटीपी ही जो है जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। अगर हम एटीपी की बात करें तो एटीपी क्या है? एटीपी जो जीवित कोशिका होती है, जैव कोशिका की बात करें तो जैव कोशिका, एटीपी की बात कर रहे हैं, एटीपी ही जो है जैव कोशिका में ऊर्जा का वाहक है। ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का वाहक है। इसका मतलब क्या कि ऊर्जा का मानक कहिए, ऊर्जा का वाहक करिए। क्यों? क्योंकि ऊर्जा हमको किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है। जैसे कि हम बात करें डिस्टेंस, दूरी को हम किस में नापते हैं? मीटर में। पानी को किस में नापते हैं? लीटर में। दूध को किस में नापते हैं? लीटर में। तो हमारे शरीर में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसको किस में नापते हैं? तो एटीपी के रूप में नापते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोग को यहां तक नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें, थोड़ा सा इस चीज को और समझिएगा। एटीपी जो है, एटीपी क्या करती है? एटीपी ऊर्जा का उत्पादन, यही है। अगर हम बात करें एटीपी की तो ऊर्जा का उत्पादन होती है, और ऊर्जा का उत्पादन होती है उसे ही हम एटीपी कहते हैं। ऊर्जा के उत्पादन जो होती है वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। तो ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो ग्लूकोज का विघटन होने के कारण। तो अगर हम बात करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज को हम कोशिकीय ईंधन कह सकते हैं क्या? कोशिकीय ईंधन काहे भैया? कोशिकीय ईंधन काहे कह सकते हैं? मेरा मन हम नहीं कहे, कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का जब तक विघटन नहीं होगा तो ऊर्जा मिलेगी नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं ग्लूकोज से हमको एनर्जी प्राप्त हो रहा है। तो कोशिका, जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, उसी तरह हमें ऊर्जा कोशिका में विघटन होने के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कह सकते हैं। हो गया, बात खत्म। समझ में आया आप लोग को? चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे और समझिएगा, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके एक एक चीज को हम समझते जाते हैं। देखिए, श्वसन का अगर हम समीकरण की बात करें तो श्वसन का समीकरण को आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। श्वसन का समीकरण को आप लोग एक एक करके नोट डाउन करते जाइएगा। श्वसन का समीकरण मतलब ग्लूकोज का विघटन, मतलब C6H12O6। और किसके संपर्क में आने से विघटन होता है? तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से विघटन होता है। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और पानी को बाहर निकालता है, और पानी को बाहर निकालने के क्रम में ऊर्जा हमें देता है। और यही ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो एटीपी के रूप में संचित होती है। तो यहाँ पर श्वसन का समीकरण आप क्या देखें? ग्लूकोज किसके संपर्क में? ऑक्सीजन के संपर्क में, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे। और उस ऑक्सीजन के संपर्क में आने से 6CO2 और 6H2O में टूटती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है। और पानी हमारे यूरेनरी ब्लैडर में जाके हमें मूत्र के द्वारा हम उसे क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया आप लोग को? अब चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, श्वसन क्रिया में हम क्या देख रहे हैं? ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण हो रहा है। ग्लूकोज अणु का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण कोशिका में होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात किया था, क्यों इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें ऊर्जा जो होती है संचित रूप में मिलती है। और ऊर्जा में कैसे मिलती है? क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा हमें कैसे मिलती है? क्योंकि भोज्य पदार्थ का विघटन कोशिका में होता है, और भोज्य पदार्थ का विघटन कोशिका में होता है। तो भोज्य पदार्थ का विघटन कोशिका में होने के कारण, और वहीं बिना सांस लिए हुए ये कोशिका हमें विघटन नहीं करने देगी। तो बिना सांस लिए मतलब कहीं ना कहीं श्वसन का रोल है, इसलिए कोशिका में होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं।
ठीक है। और जैसा कि हम लोग पहले अभी इसको बांटे हुए हैं वायवीय और अवायवीय में बांटे हुए हैं, ठीक है। तो आइए अब धीरे धीरे करके एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, इसको मिटाते हैं, आशा करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं और अवायवीय शोषण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अवायवीय शोषण क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या होती है, एक एक चीज को बात करते हैं। सबसे पहला मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण, अवायवीय का मतलब क्या होता है? अवायवीय का मतलब होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। हम बात करें तो ये श्वसन का प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? आंशिक विघटन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। सबसे पहली बात इसी चीज को लिखते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या होती है? ये श्वसन होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अच्छा, ऑक्सीजन अगर अनुपस्थित है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्लूकोज का जो विघटन होगा आंशिक रूप से होगा। आंशिक रूप से कहने का मतलब हल्का सा विघटन होगा, थोड़ा थोड़ा विघटन होगा, वो तो होबे करेगा। कैसे होगा? तो ब्लड में भी ना कोनो ऑक्सीजन रहता है ना, तो कोशिका ब्लडे से खींच लेगा ऑक्सीजन को और विघटन कर देगा, लेकिन हल्का होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो अवायवीय श्वसन में कोशिका का विघटन की बात करें, विघटन, कोशिका का विघटन आंशिक रूप से होता है। किस रूप से होती है? आंशिक रूप से होती है। तो आंशिक रूप से होने के क्रम में अगर हम बात करें तो कोशिका का विघटन आंशिक रूप से होती है, इसलिए हमको यहाँ पर ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा की मात्रा हमें कम मिलती है। ऊर्जा की मात्रा यहाँ पर क्या होती है? कम मिलती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम ऊर्जा जो होती है हमें क्या मिलती है? कम ऊर्जा मिलती है। और याद रखना, कम ऊर्जा मिली, कम ऊर्जा मिली। अच्छा अच्छा, जो कम ऊर्जा मिली, बाकी बात जो ऊर्जा बचा वो कहां गया भैया? अच्छा, ये कौन सी टॉपिक आ गया भैया? ऊर्जा तो उतने ही मिला, उसमें से बचा ऊर्जा क्या? मतलब नहीं समझे। मतलब देखो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका का विघटन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका का विघटन होता है, लेकिन आंशिक रूप से होता है। और आंशिक रूप से जब होता है तो ऊर्जा हमें कम मात्रा में हमारे शरीर को मिलती है। और कुछ ऊर्जा, जो शेष ऊर्जा इसमें से बचती है, वो शेष ऊर्जा जो होती है वो पायरोवेट में चेंज हो जाती है। वो ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है? शेष ऊर्जा, आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, शेष ऊर्जा पायरोवेट में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है शेष ऊर्जा? पायरोवेट में बदल जाती है। तो कोशिका का विघटन आंशिक रूप से होती है, और वही आंशिक रूप से होने के क्रम में हमारा शरीर उस ऊर्जा को लेता है, लेकिन कुछ ऊर्जा जो होती है, शेष ऊर्जा, जो बचा हुआ ऊर्जा होता है, वो किसमें बदल जाता है? तो पायरोवेट में बदल जाता है। और पायरोवेट में बदलने के बाद क्या होता है? तीन चीज को हम समझते हैं। सबसे पहला बात, पायरोवेट में क्या क्या होता है। तो पायरोवेट जैसे कि हम बात किए, तो आइए एक एक चीज को समझते हैं, पायरोवेट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा अपने अपने कॉपी में आप लोग पहले एक चीज को लिख लीजिए, कोशिका का विघटन आंशिक रूप से होती है। लिखिएगा अपने अपने कॉपी में, कोशिका का विघटन आंशिक रूप से होती है और शेष ऊर्जा पायरोवेट के बंधन में संचित रह जाती है। ठीक है। और आगे अगर बात करें तो पायरोवेट का स्थिति हम तीन प्रकार हो सकता है। यहाँ पर पायरोवेट आगे की स्थिति निम्नलिखित तीन प्रकार की हो सकती है। अगर हम बात करें पायरोवेट की स्थिति, ये पायरोवेट आगे चल के किस प्रकार से किस तरह की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, तो उस स्थिति को एक एक करके समझिएगा। सबसे पहला अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। यहाँ पर कोशिका का विघटन आंशिक रूप से होता है, जिसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है और शेष ऊर्जा किसमें बदल जाती है? पायरोवेट में बदल जाती है। अगर शेष ऊर्जा पायरोवेट में बदलती है तो क्या क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। सबसे पहली बात, पायरोवेट में क्या होती है? ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है। ऑक्सीजन क्या होती है? अनुपस्थित रहती है। ठीक है। ऑक्सीजन अगर यहां पर अनुपस्थित है तो याद रखना हमारा जो कोशिका में ग्लूकोज है, यहां पर इस चीज को लिखिएगा, ग्लूकोज का विघटन, कोशिका का विघटन नहीं, ग्लूकोज का विघटन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जब होती है तो याद रखना है पायरोवेट में क्या क्या हो रहा है, उस चीज को समझ रहे हैं। तो पायरोवेट में ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति है तो
क्या होती है, हमारी जो ग्लूकोज है वो इथेनॉल, किसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होती है। किसमें चेंज होती है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। किसमें बदलती है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। और इसी बदलने की प्रक्रिया को याद रखिएगा, इसी बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन की क्रिया कहते हैं। किण्वन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन की क्रिया कहते हैं। तो भैया ये किण्वन क्रिया किसी में होता है क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई ग्लूकोज का विघटन करता है क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी का ग्लूकोज का विघटन होता है तो उसमें कम ऊर्जा मिलती है और शेष ऊर्जा पायरोवेट में बदलता है। तो कोई ऐसा जीव है क्या भैया जिसका पायरोवेट बनता हो, जिसमें, अब पायरोवेट जब बनता हो तो किसी का ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होता है, तो किसी भी जीव का ऐसा होता है क्या कि पायरोवेट उसका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। अब किण्वन की क्रिया जिसे हम कहते हैं, किण्वन की क्रिया किसे कहते हैं, तो पायरोवेट का विखंडन, पायरोवेट का विखंडन होने से, पायरोवेट का विखंडन कब होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तो पायरोवेट का विखंडन होकर क्या बनती है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन की क्रिया कहते हैं। और ये किण्वन की क्रिया याद रखना है ईस्ट में होती है। किसमें होती है, ईस्ट में होती है। तो यहां तक आशा करते हैं समझ में आया होगा। फिर से एक बार दोहराते हैं, ग्लूकोज का विघटन आंशिक रूप से होता है, ऊर्जा हमें कम मिलती है और शेष ऊर्जा पायरोवेट में बदल जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरोवेट का विखंडन होता है और पायरोवेट का विखंडन होकर पायरोवेट किसमें बदल जाता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। और इसी बदलने की क्रिया को हम किण्वन की क्रिया कहते हैं। और किण्वन की क्रिया किसमें होती है, तो ईस्ट में होती है। आइए और समझते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, यहां पर ऑक्सीजन की क्या है, अभाव है। तो ऑक्सीजन के अभाव होने के कारण, ठीक है, ऑक्सीजन का अभाव होने के कारण, ऑक्सीजन का अभाव है यहां पर, तो ऑक्सीजन का अभाव है यहां पर, इस चीज को समझना है थोड़ा सा। तो ऑक्सीजन के अभाव होने के कारण पेशियों, जो पेशी होता है हमारा मांसपेशी, ये सब पेशी अगर बात करें, ये पेशी की बात करें, जितना भी पेशी है हमारे पास, तो पेशियों में, किसमें, पेशियों में, ठीक है, पायरोवेट से, पायरोवेट से, पायरोवेट जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये पायरोवेट, पायरोवेट से लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। पायरोवेट किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। पायरोवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है या जमा हो जाता है, इस चीज को समझना है। हमारा ऑक्सीजन का यहाँ, ऑक्सीजन का यहाँ पर अभाव है, तो ऑक्सीजन के अभाव में पायरोवेट का हमारे शरीर में भी विखंडन होता है। और ऑक्सीजन में जब शरीर में पायरोवेट का जब विखंडन होता है तो लैक्टिक अम्ल में हमारा क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये पायरोवेट किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और लैक्टिक अम्ल में बदलने के बाद याद रखना एक एक चीज को, लैक्टिक अम्ल में जब हमारा शरीर बदला तो हमारे शरीर में क्या हो गया, हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और हमारे शरीर में अगर लैक्टिक अम्ल ज्यादा होता है तो याद रखना एक एक कोशिका में संचित होता है ये लैक्टिक अम्ल, किसमें जाके जमा हो जाता है, कोशिका में संचित हो जाता है। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, याद रखना, जब भी तुम कभी देखना दौड़ना, जब कभी तुम दौड़ते हो, क्या करते हो, दौड़ते हो, तो दौड़ने के क्रम में हमें सांस अच्छा से नहीं मिल पाता है, तो ऑक्सीजन को हमारे शरीर का अभाव हुआ, हमारे शरीर को ऑक्सीजन का क्या हुआ, अभाव हुआ। किस क्रम में, दौड़ने के क्रम में। तो दौड़ने के क्रम में हमारे शरीर को ऑक्सीजन का अभाव हुआ और हमारे शरीर को जैसे ही ऑक्सीजन का अभाव हुआ, हमारा शरीर पायरोवेट को तुरंत एक्टिव किया, बोला ए पायरोवेट तुम लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाओ। तो हमारा शरीर किसमें चेंज हो गया, लैक्टिक अम्ल में। और पायरोवेट जब लैक्टिक अम्ल में चेंज हुआ तो लैक्टिक अम्ल जमा हो गया, और लैक्टिक अम्ल कहां पर जमा हो गया, कोशिका में जमा हो गया। तो कोशिका में जमा होने के बाद हमारे दौड़ने के क्रम में कोशिका में ये क्या हो गया, संचित हो गया। तो कोशिका में जैसे ही संचित हुआ, हमारे जोड़ों में क्या होने लगा, दर्द हो गया, जोड़ों में ऐंठन होने लगा, जोड़ों में दर्द होने लगा। तो याद रखना, जब भी हमारे शरीर को ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारा कभी कभी पैर का पेशी वगैरह दर्द देता है, मांस दर्द देता है, पैर में खिंचाव महसूस होता है, ऐंठन होने लगता है, तो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो कुछ मत करो, अच्छा से तुम ऑक्सीजन लेने लगो,
पूरा अच्छा से ऑक्सीजन लेने लगो। तो जब ऑक्सीजन तुम लोगे तो हमारे शरीर के एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचेगी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीकरण होगा और हमें ऊर्जा मिलेगी और लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लैक्टिक अम्ल जैसे ही कम होगा हमारा ऐंठन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जब हमारे शरीर में ज्यादा होती है तब हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द होती है। यहां तक आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं तीसरा कारण या तीसरा क्या होता है पायरोवेट में, या पायरोवेट का तीसरा जो रूप है, पहला रूप क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरोवेट इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन की क्रिया कहते हैं। किण्वन क्रिया किसमें होती है, ईस्ट में होती है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरोवेट लैक्टिक अम्ल में चेंज होता है हमारे शरीर में। कैसे होता है, जब हम दौड़ते हैं और दौड़ने के क्रम में कोशिका में संचित हो जाती है लैक्टिक अम्ल, हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल ज्यादा हो जाती है, तो जोड़ों में क्या होती है, ऐंठन होती है, दर्द होती है। तो यहां तक आशा करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब चलते हैं आगे, ख नंबर के बाद ग नंबर को समझते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो ऑक्सीजन का अब हम बात करें ग, तो ऑक्सीजन का उपस्थिति लाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति की परिकल्पना करते हैं। तो याद रखना थोड़ा सा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बात करें तो पायरोवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पायरोवेट का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहां क्या लिखिएगा आप लोग, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरोवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पायरोवेट का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अच्छा, ये पायरुवेट क्या है, पायरुवेट तो ग्लूकोज का ही एक रूप है ना, जो कि बदल के हमको मिला है। जब हमें ऊर्जा की मात्रा कम मिली, शेष ऊर्जा किसमें बदल गया, शेष ऊर्जा पायरुवेट में बदल गया। तो शेष ऊर्जा जब पायरुवेट में बदला था, ये ग्लूकोज ही तो पायरुवेट में बदला था। तो पायरुवेट कब हुआ, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ऑक्सीजन मिल गया तो ये पायरुवेट ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में चेंज नहीं हो जाएगा, जैसा कि हम समीकरण में देखे थे। हाँ देखे थे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में जब चेंज होगा तो हमें ये ऊर्जा भी तो देगा। तो हाँ भैया, ये ऊर्जा देगा। तो ऊर्जा ये दे रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है, और इसे ही हम वायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे, वायवीय शोषण कहते हैं। तो आशा करते हैं यहां तक आप लोगों को वायवीय शोषण समझ में आया होगा। मतलब फिर से समझिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो पायरुवेट तो वही है ना, ग्लूकोज ही है। तो पायरुवेट का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में चेंज होता है, और साथ साथ ऊर्जा देती है। तो ऊर्जा हमको कब देती है, जब ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन के संपर्क है तो यहाँ पर ये वायवीय शोषण कहलाएगी। तो पायरुवेट का अगर पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वायवीय शोषण कहलाती है। तो अगर हम बात करें वायवीय शोषण की, समझना थोड़ा सा, वायवीय शोषण के बारे में आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। वायवीय शोषण, वायवीय शोषण, एक एक चीज को आइए गौर से समझिएगा। वायवीय शोषण की हम बात करें तो श्वसन का प्रथम चरण में जो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, यहां पर जैसा कि हम देखें, सांस लिए, सांस के लेने के क्रम में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ। तो पूर्ण ऑक्सीकरण जब हुआ तो ये कहां पर चला गया, इसका ऊर्जा जो है ये कहां से, मतलब ये इसका ऑक्सीकरण होकर ये कहां गया। तो याद रखना है आप लोग को, वायवीय शोषण में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण जो होता है वो कहां होता है, तो याद रखना है, वो पायरुवेट का जो पूर्ण ऑक्सीकरण है वो कहां होता है, तो ये सॉरी समझिएगा थोड़ा सा, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होके ये चला जाता है। ये जो स्टेप है वायवीय शोषण में, हम जो विघटन कर दिए, किसका, पायरुवेट का विघटन कर दिए, किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में। तो विघटन होके इसमें शेष जो भी बचता है, जैसे वो अगर हम बात करें C6H12O6, वो कहां चला जाता है, ये ग्लूकोज कहां चला जाता है, तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है।
और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन फिर से आता है और ऑक्सीजन के आने के क्रम में यही माइटोकॉन्ड्रिया हमको क्या देती है, ऊर्जा देती है। और इसी ऊर्जा के कारण इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब कोशिका का ऊर्जा का घर, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि पायरोवेट का पूर्ण ऑक्सीजनकरण होता है। वायवीय शोषण का जो पहला चरण होता है, ये पहला चरण में क्या होता है वायवीय शोषण में? वायवीय शोषण में पहला चरण में पायरोवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण होकर ये कहां चला जाता है? ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर से क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का संपर्क होता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है। और ग्लूकोज के संपर्क में आने से, जब ग्लूकोज के संपर्क में आने से टूटता है तो हमें ऊर्जा भी मिलती है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो क्या हमें ऊर्जा भी मिलती है। और ऊर्जा जब मिलती है तो इसी के कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पायरोवेट का विखंडन होता है। तो यही है हमारा वायवीय शोषण, यही है हमारा अवायवीय शोषण। तो आशा करते हैं आप लोग को वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण नहीं समझ में आया तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, और नहीं समझ में आया तो हम उसको समझाने का फिर से प्रयास करेंगे। और आज के क्लास को हम यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा 2 टॉपिक बचा हुआ है, पौधों में शोषण और जंतुओं में शोषण। तो 1-2 क्लास और या हमारा क्लास फिनिश, तो 3-3 क्लास करके इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं। पौधों में शोषण बचा हुआ है, एक जंतुओं में शोषण और एक हमारे मनुष्य में शोषण। तो 3 टॉपिक बचा हुआ है, इस 3 टॉपिक को खत्म करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को हम बाय बाय करके टाटा। और आशा करते हैं आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। जितना भी पढ़े, इफेक्टिव पढ़े, अच्छे से पढ़े, मस्त से पढ़े, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। और जिंदगी को अच्छे से काटते रहिए और श्री राम आप लोग पर कृपा बनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।